आज हम लोग कक्षा 10 का एक्सरसाइज 4 का अध्ययन करेंगे, जिसमें जाति, धर्म और लैंगिक मसले पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं। पहला है श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम मतलब होता है काम। श्रम का अर्थ होता है काम। काम में लैंगिक विभाजन। लैंगिक जो होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता है ना, तो वो होता है लैंगिक लिंग। तो लैंगिक में स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग ये 3 होता है। तो उसके अंतर्गत कार्य का विभाजन होगा। कैसे होता है ये देखते हैं हम लोग। काम के बंटवारे का वह तरीका जिसमें घर के अंदर का कार्य, देखिएगा, घर के अंदर खाना पकाना, कपड़ा धोना, बर्तन मांजना, ये सब घर के अंदर के सारे काम परिवार की औरतें करती है। ये ऐसा माना जा रहा है, परिवार की औरतें करती है। आप भी अपने घर में देखते होंगे। या अपनी देखरेख में घरेलू नौकरों अथवा नौकरानियों से कराती है। ये देखिए, ये सीरियल में हो गया। सीरियल में जो अमीर वगैरह रहता है उसके घर में नौकरों तथा नौकरानियों से काम कराया जाता है। तो आप ये चीज अपने हर घर की कहानी है ये। इसी का दूसरा रूप देखिए, जबकि मर्दों द्वारा इसी काम को खुशी खुशी यही काम घर के बाहर किया जाता है। घर के अंदर का काम घर के बाहर मर्द लोग खुशी खुशी करते हैं। जैसे दर्जी का काम, होटल में रसोइये का काम पुरुष करता है, क्योंकि इसके लिए उन्हें रुपया मिलता है। अब हम लोग देखते हैं नारीवादी आंदोलन नारी के उत्थान के लिए चलाया गया था। अब नारीवादी पहले किसे कहते हैं ये देखते हैं। औरत और मर्द के समान अधिकारों, देखिए यहां औरत और मर्द दोनों में समान अधिकार होना चाहिए। दोनों में क्या होना चाहिए? समान अधिकार होना चाहिए। और अवसरों में विश्वास करने वाली महिला या पुरुष, समान अधिकार और अवसर। ठीक है, समान अधिकार और अवसर, यहां पे आप रोक देंगे समान अधिकार और अवसर के बारे में। देखिए, समान अधिकार और अवसर देंगे आप किसी भी औरत और मर्द के समान अधिकार और अवसर के बारे में, मतलब औरत और मर्द दोनों में समान अधिकार होना चाहिए। ऐसा जो भी महिला या पुरुष मानता है वो कौन होता है? नारीवादी कहलाता है। अब नारीवादी आंदोलन, दूसरा वर्ड है नारीवादी आंदोलन। यह आंदोलन स्त्रियों को पुरुष के समान एक जैसी स्थिति दिलाने के लिए चलाए गए थे। स्त्री और पुरुष को समाज में समान पोजीशन मिले, इसके लिए यह आंदोलन चलाया गया। इसके तहत शिक्षा तथा रोजगार के अवसर में स्त्री के लिए बढ़ाने की मांग की गई। स्त्री के लिए शिक्षा तथा रोजगार का अवसर बढ़ाने का मांग किया गया। साथ ही साथ औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबरी की मांग की गई। वही जो खाना बनाने वाला इशू है, या ये उसका उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है कि वो खाना बनाने में कितना समय देती है, उसका कोई महत्व नहीं रहता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए नारीवादी आंदोलन चलाया गया। दुनिया के कुछ हिस्से जैसे स्वीडन, अब देख पा रहे हैं स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, ये सब देश ऐसा देश है जहां महिलाओं की भागीदारी का स्तर काफी ऊंचा है। लगभग 40% महिलाएं यहां पे रोजगार करती है या वर्किंग में है, 40% से ज्यादा। तो यहां की महिलाएं क्या है, उसकी स्थिति ज्यादा अच्छी है भारत के तुलना में। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग पितृप्रधान में देखते हैं। पितृप्रधान, इसका शाब्दिक अर्थ होता है पिता का शासन, मतलब पिता का शासन पितृप्रधान हुआ। इस पद का प्रयोग महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज्यादा महत्व, ज्यादा शक्ति देने वाली व्यवस्था के लिए
किया जाता है। मतलब महिलाओं की तुलना में पुरुष को जब ज्यादा महत्व दिया जाए, ज्यादा शक्ति दिया जाए, तो उसको, उस परिवार को क्या बोलेंगे? पितृ प्रधान। अब भारत के औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना 1 घंटा ज्यादा काम करती है। यदि पुरुष 10 घंटा काम करता है तो स्त्री 11 घंटा काम करता है, पर उसको ज्यादातर काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए अक्सर उनके काम को मूल्यवान नहीं माना जाता। पैसा मिलता तो यही काम मूल्यवान हो जाता है, यदि पैसा नहीं मिल रहा है ये काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता। समान मजदूरी से संबंधित अधिनियम ये कहता है समान काम के लिए समान मजदूरी। देखिए, समान काम के लिए समान मजदूरी दिया जाएगा, लेकिन महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम मजदूरी मिलती है, भले ही दोनों ने समान काम किया हो। इसमें आप देख सकते हैं घर गांव वगैरह में भी जो मजदूरी दी जाती है खेत वगैरह में काम करने के लिए, जेंट्स को ज्यादा दिया जाता है और औरतों के लिए काम ही कम है। बहुत काम ऐसे हैं जिसको औरत को दिया ही नहीं जाता। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए, समान काम के लिए समान मजदूरी दिया जाना चाहिए। अब है लिंग अनुपात। लिंग अनुपात कहते किसे हैं? प्रति 1000 लड़कों में। लिंग अनुपात पहले हम लोग जानेंगे, लिंग अनुपात कहते किसे हैं? प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को उस देश का लिंग अनुपात कहते हैं। सपोज किया जाए, यहां पे देखिए 1000 लड़का है और 800 लड़की है, तो 800 लड़की लिंग अनुपात हुआ, मतलब 800 लड़कियों की संख्या हुआ तो लिंगानुपात कितना हो गया? 800। इससे अपने आप पता चल जाता है 800 लड़की की संख्या है और 1000 लड़के की संख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात 943 है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है ये। 2000 लिंगानुपात कितना है? 943 है। 1000 लड़कों पर 943 लड़कियां हैं। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। जैसे लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या पहली बार 2014 में 12% हुआ था। देखिए 12% पहली बार हुआ था 2014 में, वो भी अभी घट के फिर 10% या बिलो 10% है। जबकि विधानसभा में, राज्य के विधानसभा में मात्र 5% है। विधानसभा में मात्र 5% प्रतिनिधि है औरतों का। तो इससे है कि इस पे, जबकि इसके लिए एक बिल भी लाया गया था जो राज्यसभा में पास भी कर दिया गया था कि 33% आरक्षण दे दिया जाए लोकसभा और राज्यसभा में, किसको? महिलाओं को, लेकिन वो बिल पास नहीं हो पाया। अब देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में तो महिलाओं को आरक्षण नहीं है, लेकिन स्थानीय निकाय में अभी भी आरक्षण दिया गया है। कहां पे आरक्षण दिया गया है? पंचायत में और नगर पालिका में। ठीक है, इसमें क्या 33% आरक्षण है। कितना परसेंट आरक्षण है? 33%। 33% कुल आरक्षण दिया गया है। 100 में 33 महिलाएं ही पार्टिसिपेट करेगी पंचायत चुनाव में। इससे क्या हुआ कि अस्थायी निकायों में निर्वाचित जो है महिलाओं की कुल संख्या अभी 10 लाख से भी ज्यादा है। यह देख सकते हैं आप, कितना है? 10 लाख से ज्यादा है महिलाओं की कुल संख्या। अब हम लोग जानते हैं धर्म। धर्म किसे कहते हैं? धर्म का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ यदि धर्म का देखें तो होता है कर्तव्य। लेकिन वर्तमान में लोगों के एक समुदाय, लेकिन अभी जो धर्म का परिभाषा क्या है? लोगों का एक समुदाय जो एक निश्चित पूजा पद्धति, देखिए निश्चित पूजा पद्धति का पालन करता है और अलौकिक शक्ति पर विश्वास रखता है। किसी ने नहीं देखा किसी भगवान को, किसी ने नहीं देखा अल्लाह को, ठीक है, लेकिन उस पर एक अलौकिक शक्ति पे विश्वास रखता है वो, तो उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। जैसे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और भी जितना धर्म, बौद्ध, जैनी, बहुत सारे धर्म हैं। आपको यदि इसके बाद भी कोई धर्म पता चलता है तो आप कम से कम 5 और धर्मों का नाम इसके अलावा अपने कॉपी में लिखें। ठीक। गांधी जी के अनुसार धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। देखिए, धर्म को
कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। ये सुनने में अटपटा लग रहा है कि धर्म से राजनीति कैसे होगा, बट यहाँ पे धर्म का मतलब है, गांधी जी के अकॉर्डिंगली धर्म का जो मतलब है वो है नैतिक मूल्य से। जो सभी धर्मों में जितनी अच्छाइयाँ होती है उसको नैतिक मूल्य के अंतर्गत लिया गया है। तो धर्म का मतलब है नैतिक मूल्य, मतलब कि धर्म की सभी अच्छाइयाँ, सभी धर्मों में अच्छाइयाँ हैं, उसको लेके राजनीति की जानी चाहिए। उनका मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्धारित होनी चाहिए। ठीक है, राजनीतिक धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों से निर्देशित होनी चाहिए। ठीक है, अब पारिवारिक कानून देखते हैं। पारिवारिक कानून जो है सभी धर्मों के लिए, या देखिए सभी धर्मों के लिए अलग अलग पारिवारिक कानून है। भारत चूंकि धर्मनिरपेक्ष देश है तो यहाँ धर्मों के लिए पारिवारिक कानून भी अलग अलग हैं। वह कानून जो पारिवारिक झगड़ों या मसलों के निवारण हेतु अथवा हल करने के लिए बनाए जाते हैं, जैसे पारिवारिक झगड़ा वगैरह होता है उसके लिए बनाया जाता है। विवाह, गोद लेना, तलाक, उत्तराधिकार आदि। तो जितने भी विवाह से रिलेटेड झगड़े होते हैं या गोद लेने से रिलेटेड, सबका जो है निवारण के लिए अलग अलग कानून बनाया गया सभी धर्मों के लिए। अब आता है नया वर्ड है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता जब भी आप पढ़ेंगे पॉलिटी तो ये वर्ड आपको परेशान करता रहेगा, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से देख लीजिए। एक ऐसी विचारधारा जिसके अनुसार लोगों द्वारा एक ही धार्मिक विचार, देखिए एक ही धार्मिक विचार या धर्मनिरपेक्षता का ये उल्टा शब्द है। धर्मनिरपेक्ष और सांप्रदायिकता एक दूसरे के विपरीत शब्द हैं। एक ही धार्मिक विचार का प्रचार करने का प्रयास किया जाता है। एक ही धार्मिक विचार मतलब कट्टरता का एक तरह से बोध होता है कि आप एक ही धार्मिक विचार का प्रचार करते हैं, दूसरे धर्म से बहुत अच्छा रिलेशन इनका रहता नहीं है। दूसरा देखिए, दूसरा परिभाषा क्या है, सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। ठीक है, धर्म के आधार पर समाज बटा हुआ रहता है, तो इसमें यह कहना है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। जो ऐसा सोचता है वो सांप्रदायिक व्यक्ति है और ऐसा सोचना सांप्रदायिकता है। तीसरा है इसमें सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। अभी क्या हो रहा है कि सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी हो रही है। भारत में ये सबसे ज्यादा हो रहा है। भारत में अभी सांप्रदायिकता के आधार पे राजनीतिक गोलबंदी बहुत ज्यादा की जा रही है। लोगों को धर्म गुरुओं द्वारा अपील करवा दिया जा रहा है, फतवा जारी करवा दिया जा रहा है। इस धर्म यहाँ भारत में बहुत ज्यादा लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में हो रहा है ये। इसमें धर्म के पवित्र धर्म गुरुओं पवित्र प्रतीक धर्म गुरुओं की भावनात्मक अपील किया जाता है और लोगों के मन में डर बैठा दिया जाता है आप इसी को वोट दो। जैसे कोई धर्मगुरु अपील किया कि आपको जो है किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को वोट देना है, नहीं तो ये हो जाएगा, कुछ उसको डरा दिया जाता है। तो उसके कारण क्या होता है, वो जो लोग हैं उस धर्म से जुड़े हुए वो डर जाते हैं और फिर वो धर्म गुरुओं के अपील पे वोट दे देता है उस पार्टी को, जो कि गलत है। धर्मनिरपेक्ष शासन ऐसा राज्य जिसमें सभी धर्म के लोगों को अपना धर्म स्वतंत्रता पूर्वक मानने की छूट होती है। देखिए, कोई धर्म ना हो या सभी धर्म को मानने की छूट हो, धर्मनिरपेक्ष। ठीक, सभी धर्मों को मानने का छूट। भारत ही ऐसा ही एक देश है जहां सभी धर्म के लोग स्वतंत्रता पूर्वक रह सकते हैं, अपने धर्म को मान सकते हैं और अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। यहां भारत का कोई भी धर्म नहीं है। ये देश एक धर्मनिरपेक्ष है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। ऐसे राज्य में किसी से भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। जैसे भारत का संविधान किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता, अतः भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसके विपरीत श्रीलंका में देखिए, श्रीलंका में क्या है, ये एग्जाम्पल इसलिए मैं दिया हूं कि श्रीलंका के बारे में हम लोग पढ़े हैं। श्रीलंका क्या बौद्ध धर्म से रिलेटेड करता है, इंग्लैंड ईसाई से, पाकिस्तान इस्लाम से। इस सब को धर्म को राजकीय दर्जा दिया हुआ अपने देश में, राजकीय दर्जा। लेकिन भारत किसी भी धर्म को राजकीय दर्जा नहीं दिया है।
संविधान सभी नागरिकों और समुदाय, जितना भी नागरिक है देश के अंदर, सब नागरिक और संविधान सभी नागरिक और समुदाय को किसी भी धर्म का पालन करने और प्रचार करने की आजादी देता है। धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को असंवैधानिक घोषित करता है, जैसे छुआछूत। देखिए, छुआछूत भारत में बहुत ज्यादा था, तो संविधान जो है छुआछूत को खत्म करने के लिए बहुत सारा कानून बनाया, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। जाति, अब आप देख सकते हैं जाति, ठीक है। जाति एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत एक समाज दूसरे समाज से पूर्णतया पृथक इकाइयों में विभाजित हो जाती है। पृथक मतलब होता अलग, ठीक है, अलग अलग इकाइयों में विभाजित हो जाता है, बट जाता है, ठीक है, एक दूसरे समाज से। इन इकाइयों के बीच परस्पर संबंध उच्च नीच के आधार पर निर्धारित होता है। देखिए, उच्च नीच एक बड़ा, आप देखते होंगे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड बिहार के राजनीति में बहुत ज्यादा होता रहा है, तो उसी को बोलते हैं ऊंच नीच। कोई उच्च जाति के लोग हैं, कोई नीच जाति के लोग हैं, तो इस प्रकार जाति व्यवस्था चलती है। अब इससे पहले प्राचीन समय में, ऋग्वेद के समय में वर्ण व्यवस्था चलता था। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था या जाति के आधार पर सामाजिक पायदान, जाति के आधार पर सामाजिक पायदान मतलब जाति के आधार पर उसका काम बटा हुआ था। प्राचीन काल में यह व्यवस्था थी, लेकिन अब लगभग खत्म हो चुकी है। जैसे ब्राह्मण उसी को कहते थे जो पुजारी होता था या विद्वान होता था। प्राचीन काल में, ऋग्वेद काल में ब्राह्मण किसे कहा जाता था? पुजारी या विद्वान जो होता था, सब ब्राह्मण होता था। क्षत्रिय वो होता था जो राजा या योद्धा होता था, उसको क्षत्रिय बोलते थे। वैश्य व्यापारी या कृषक को वैश्य बोलते थे, और शूद्र सेवक और मजदूर को शूद्र बोला जाता था। अब जाति प्रथा का अंत होना चाहिए। जैसे जाति में धीरे धीरे जो उच्च नीच था उसको खत्म कैसे किया जाए, तो उसमें शहरीकरण एक अहम योगदान निभाता है। शहरीकरण क्या करता है? जैसे ग्रामीण इलाकों से निकलकर लोगों के शहरों में बसना शहरीकरण कहलाता है। गांव से निकल गए आप और शहर में बस गए तो शहरीकरण हो गए, तो शहरीकरण कहलाता है। शहरीकरण के कारण ही वर्ण व्यवस्था और जाति के प्रति रूढ़ियों को तोड़ा गया है। अब कैसे तोड़ा गया ये बताते हैं। आप किसी शहर में जाते हैं ट्रेन से, सपोज किया जाए, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, ट्रेन में आपके बगल में कौन बैठा हुआ है आपको पता नहीं होता है, तो वहां क्या हो गया, धीरे धीरे आपको इससे क्या हो गया, एक दूसरे से हिलना मिलना लोग स्टार्ट कर दिया और रूढ़ियां टूटती चली गई। अब आप देखिए दूसरा, यदि आप किसी होटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं इलाज करवाने के लिए, आपके बगल वाले बेड पे कौन है, किस जाति का है, आप ये ना पूछ के आप उसके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार जाति के प्रति रूढ़ियां टूटता जा रहा शहरीकरण के कारण। अब जातिवाद किसे कहते हैं? समान अर्थ में जाति के प्रति निष्ठा जातिवाद कहलाता है। जाति के प्रति निष्ठा जातिवाद कहलाता है। जातिवाद जाति के सदस्यों की वह संकुचित भावना है जो राष्ट्र तथा समाज के समान हितों की अवहेलना करते हुए अपनी जाति के सदस्यों के हितों को बढ़ावा देता है। मतलब अपना जात उस पर हावी होता है, वो सिर्फ अपने जात का सपोर्ट करता है, उसके लिए देश को नुकसान हो जाए कोई बात नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? जातिवाद। सिर्फ अपने जात को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। राजनीति में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी हुई, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। देखिए, इसके बारे में ऊपर ही हम लोग देख चुके थे कि राजनीति क्या होता, जाति क्या होता था, अगड़ा और पिछड़ा, ठीक है, उच्च और नीच, तो उसी को अगड़ा पिछड़ा कर दिया। वोट बैंक का मतलब यह होता है किसी खास जाति के ज्यादातर लोग किसी खास पार्टी को वोट करता है। अब इसमें आप ये मत समझना सारा करता है, ऐसा नहीं है। किसी खास जाति के ज्यादातर लोग किसी खास पार्टी को वोट करते हैं, इसका मतलब हो गया वो जाति जो है उसका, उस पार्टी का वोट बैंक है। अब डायग्राम से समझिए कि भारत में विभिन्न धार्मिक समुदायों की आबादी 2011 के अकॉर्डिंगली कितना है। तो आप देख पा रहे हैं हिंदू की आबादी है
79.8%। ये परसेंट में दिया हुआ है, जैसे कि अभी मान के चलो 1 अरब 20 करोड़ के आसपास भारत की जनसंख्या है। 1 अरब 20 करोड़ का 79.8% हिंदू है और 14.2% मुसलमान है, 2.3% ईसाई, 1.7% सिख। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है ये, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जैन 0.4%, बौद्ध 0.7%, ठीक है, अन्य 2%, कोई धर्म नहीं मानने वाला 0.2%, ठीक है। तो ये आपका धर्म के आधार पर बटा हुआ है। एक और चार्ट आपकी बुक में है, विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय संसदों में महिलाओं की संख्या। राष्ट्रीय सांसद में महिलाओं की संख्या के बारे में बात हुआ, ठीक। अब इसमें देखिए औसतन जो है 24% के आसपास है, कि 24% महिलाओं की भागीदारी है। लेकिन भारत के दृष्टिकोण से देखिए कितना है, 11.8% भागीदारी है। जबकि यदि आप स्टेट में देखेंगे तो स्टेट में 5% की भागीदारी है मात्र, मतलब विधानसभा में मात्र 5% या बिलो 5% है महिलाओं की भागीदारी। जबकि मुखिया वाले में 33% से ज्यादा है, अराउंड 40% के आसपास, 40% के आसपास, ठीक है। पंचायत में महिलाओं की भागीदारी है, क्योंकि यहाँ पे पंचायत में क्या हुआ है, 33% के आसपास आरक्षण, 33% का आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। पंचायती राज में, नगर पालिका में 33% आरक्षण, लेकिन लोकसभा विधानसभा में अभी तक 33% आरक्षण नहीं दिया गया है, जिसका बिल लाया गया था 2010 में, बट वो पारित नहीं हो पाया। राज्यसभा से पारित हो गया लेकिन लोकसभा से पारित नहीं हो पाया। अब आप देखिए नॉर्डिक देश में 42.3% है, इसको आप याद रखेंगे, 42.3% नॉर्डिक देश, जो सबसे ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है। इसी के साथ हम फिर अगले चैप्टर में आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हमारा वीडियो समय पर मिलता रहे।